यहूदियों के पवित्र ग्रंथ बाइबिल में एक कहानी है। इस कहानी में भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन इजरायली एक शेर की तरह उठेंगे और युवा शेर की तरह खुद को ऊपर उठाएंगे और तब तक नहीं सोएंगे जब तक कि वो शिकार का पूरी तरह से खात्मा ना कर दे। इस भविष्यवाणी को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक पर्ची पर लिखते हैं और फिर उस पर्ची को यरूशलेम में यहूदियों के लिए पवित्र मानी जाने वाली पश्चिमी दीवार, जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं, उन वेस्टर्न वॉल के पत्थरों के बीच रख देते हैं। और फिर शुरू हो जाता है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और इस लॉयन यानी शेर के निशाने पर होता है दुनिया के सबसे बड़े शिया बहुल देश ईरान। मकसद होता है ईरान को दुनिया का 10वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने से रोकना। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत इजरायल का हमला इतना सटीक था कि पहले ही दिन उसने ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व और परमाणु कार्यक्रम को चलाने वाले प्रमुख व्यक्तियों को खत्म कर दिया। ईरान के जवाबी हमले ने भी इजरायल में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी और अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा ये युद्ध जल्द थमने वाला नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। इस बात का खतरा मंडराने लगा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये युद्ध कैसे थमेगा, कब थमेगा। और रही बात भारत की, तो ईरान के साथ हमारे कारोबारी रिश्ते मजबूत हैं, तो इजरायल के साथ कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ते के साथ साथ हमारे सैन्य रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे में भारत का रुख खुद के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में भाग लेने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। ईरान और इजराइल में अभी भयंकर जंग चल रही है। 3 दिनों से दोनों देशों की मिसाइलें एक दूसरे को निशाना बना रही है। इजरायली हमलों में अगर ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है तो ईरान ने भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में ईरान ने बड़ी तबाही मचाई है। वहीं इससे पहले ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जरिए इजराइल ने ईरान के परमाणु सपने को चकनाचूर कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत करीब 200 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है। 3 दिन की लड़ाई में अब तक 224 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा टॉप ईरानी कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा 400 से ज्यादा ईरानी नागरिक भी घायल हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें भी ईरान में तबाही की तस्दीक कर रही हैं, चाहे वो IRGC की गादिर साइट हो या फिर इस्फहान की न्यूक्लियर साइट या नतांज की न्यूक्लियर फैसिलिटी। चौतरफा तबाही का मंजर दिख रहा है। Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. दरअसल इजराइल और ईरान में दुश्मनी का सिलसिला दशकों पुराना है। ईरान की फौज इजराइल की तुलना में बहुत बड़ी है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को भी काफी आगे बढ़ा लिया है और इजराइल ये कार्ड इस वक्त पूरी दुनिया के सामने चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर आरोप लगाया है कि ईरान हूती विद्रोहियों को एटमी हथियार देने की साजिश रच रहा था। नेतन्याहू ने इसे ग्लोबल लेवल पर न्यूक्लियर टेररिज्म बताते हुए पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया है। We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. This is what Israel is doing with the support, the clear support of the President of the United States, Donald Trump, and the American people, and many others in the world. देखने में तो ये युद्ध इजराइल बनाम ईरान लग रहा है, लेकिन असल में ये जंग कई प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जा रही है। ईरान से सहानुभूति तो कतर, ओमान, सऊदी अरब और जॉर्डन समेत पश्चिम एशिया के कई देशों ने दिखाई है, लेकिन उसके साथ खुलकर अभी कोई देश नहीं आया है। वहीं इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन मिला हुआ है।
ऐसे में अगर जंग लंबी खिंची तो चीन और रूस भी अपना कार्ड चल सकते हैं और इस हालत में ये महायुद्ध में बदल सकता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ईरान को धमकी देने के बाद ईरान से डील का राग अलाप रहे हैं। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. इजराइल और ईरान युद्ध का असर दुनिया पर जो भी हो, लेकिन ये भारत के लिए सिरदर्द बनकर आया है। दरअसल 1990 के गल्फ वॉर के वक्त भी क्रूड कीमतें बढ़ी और भारत पर इसका असर पड़ा। ऐसे में अगर एक बार फिर क्रूड की कीमतें युद्ध की वजह से बढ़ जाती हैं तो भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इजराइल और ईरान के संकट ने भारत के लिए पश्चिम एशिया में दोहरी चुनौती लाद दी है कि यह युद्ध का युग नहीं है, संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। भारत की स्थिति इसलिए जटिल और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ईरान के साथ भारत के रिश्ते काफी पुराने और अच्छे रहे हैं, तो हाल के बरसों में इजराइल से भी करीबी काफी बड़ी है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि भारत आखिर कैसे इस डिप्लोमेटिक चैलेंज को संभालेगा और भारत का इस युद्ध को खत्म कराने में क्या रोल रहेगा। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर डीपी श्रीवास्तव साहब हैं, जिनको इन क्षेत्र का लंबा अनुभव है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है नरेंद्र तनेजा साहब, जो इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं और खासतौर से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा इसका लगातार अध्ययन करते भी रहते हैं। द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब भी जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत डीपी श्रीवास्तव साहब आपसे मैं करना चाहूँगा। एम्बेसडर श्रीवास्तव, इस पूरी लड़ाई को शुरुआत तो की गई थी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन कह करके, और ये कहा गया था कि हम उनके कुछ एक ठिकानों को ध्वस्त करेंगे जहाँ से जो हमारे लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चौथे दिन में ये वॉर आ चुका है, आपको लगता है कि बहुत जल्द ये खत्म होने वाला है या फिर लंबा खिंचेगा? देखिए, लड़ाई शुरू करना तो आसान होता है, उसका अंत जो है वो किसी एक पक्ष के हाथ में नहीं होता है, ना ही ये उसका क्या परिणाम है ये आसानी से समझ में आता है। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था वो विश्व युद्ध बनेगा। एक छोटी सी क्षेत्रीय लड़ाई थी। इस बात अगर आप देखें तो शुरू में कहा गया कि हम उनके आणविक ठिकानों को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन ईरान एक बड़ा मुल्क है और उनके जितने आणविक स्थान हैं वो काफ़ी फैले हुए हैं। और आज ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है कि ईरान सीज़फायर के लिए नहीं तैयार है। तो इसके मतलब लग रहा है कि अभी ये लड़ाई चलेगी। उसके पहले इजराइल की तरफ से बयान आया था कि उनकी जो लिस्ट है जो ईरानी ठिकानों पे हमला करने की, वो बड़ी लंबी है। इसके मतलब कि उनका कहना है कि अभी तक जो भी उन्होंने अपने ध्येय बनाए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो दोनों तरफ की बातों से यही लगता है कि ये लड़ाई तो अभी चलेगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी ना सिर्फ इन दोनों देशों को नुकसान होगा, और हमारे हिंदुस्तान के दोनों देशों से अच्छे संबंध रहे हैं और अभी भी हैं। तो लड़ाई लंबी चलने का बड़ा असर क्षेत्रीय रीजनल सिचुएशन पे और हिंदुस्तान में की आर्थिक व्यवस्था पे भी असर होगा। बिल्कुल एम्बेसडर श्रीवास्तव साहब, बेसिकली यह क्षेत्रीय संतुलन पे, भारत पे, दुनिया के दूसरे देशों पे इसका असर पड़ेगा। इस पे मैं आगे आऊँगा, तनेजा साहब उनसे भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन एक छोटा सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पूरी लड़ाई में जो इजराइल ने घोषणा की है, क्या वाकई वही मकसद है या फिर इजराइल और कुछ चाहता है? देखिए, ये
कुछ बड़ा अजीब संयोग है कि इजराइल की कार्यवाही शुरू हुई, जो छठा दौर अमेरिका और ईरान के बीच में आणविक समझौते पे होने वाला था, उसके एक दिन पहले उन्होंने की। तो ये तो बात सामने आ जाती है कि अगर सिर्फ उनको आणविक प्रोग्राम पे अगर कोई समझौते की बात होती तो शायद वो एक दिन रुक के भी देख सकते थे। उन्होंने उसके पहले ही कर दिया, इसके मतलब कि हो सकता है उनके लक्ष्य जो हैं वो न सिर्फ आणविक प्रोग्राम को रोकना है, बल्कि इसके अलावा उसके आगे भी हैं कुछ। लेकिन ये अगर ऐसा है तो ये इसके मतलब कि इसके दुष्परिणाम होंगे, इसके मतलब कि लड़ाई और आगे चलेगी। तो लड़ाई और आगे चलेगी, इसके दुष्परिणाम होंगे। नरेंद्र तनेजा सर, जैसा कि आपने देखा कि एम्बेसडर श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, तो ये सिर्फ दोनों देशों तक नहीं रहेगी, पूरे क्षेत्र पर असर पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आपसे बहुत ही सीधा सवाल ये है कि भारत के लिए बैलेंसिंग एक्ट कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ईरान इजराइल दोनों में से किसी को नाराज भारत करना चाहेगा नहीं। नहीं, हमारे तो दोनों देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान से तो हमारे हजारों साल पुराने संबंध हैं और आज की तारीख में भी बड़े अच्छे संबंध है। और हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो मेन स्ट्रीम हो जाए और मजबूत बने, एक काउंटर बैलेंस बन जाए अन्य देशों के लिए, जैसे टर्की हो गया या सऊदी अरब हो गया, जो सुन्नी पावर्स इलाके के अंदर हैं। और काफी हद तक तमाम पश्चिम के देश भी यही चाहते हैं। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा है, जो ईरान में जो सत्ता में लोग हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं इजराइल होना ही नहीं चाहिए पृथ्वी पे। तो वो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। भारत जाहिर है उससे सहमत नहीं है, लेकिन इजराइल का ये कहना कि उसका मकसद ये है कि जो ईरान आणविक हथियार हासिल करना चाहता है, वो आणविक हथियार हम उनको नहीं हासिल होने, तो उसमें तो भारत की भी सहमति है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ईरान के पास आणविक हथियार आ जाए। क्योंकि अगर ईरान के पास आणविक हथियार आते हैं तो आप देखेंगे कि सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब जो है आणविक हथियार लेंगे, बना तो नहीं पाएंगे, ये खरीदेंगे और ये शॉपिंग करेंगे। और शॉपिंग करने कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे। तो हमारे लिए तो अच्छी खबर नहीं होगी वो तमाम सारे देश आणविक हथियार लेके बैठ जाएं। तो इसलिए जो है, जो इजराइल करना चाहता है, उससे भी काफी हद तक भारत एक तरह से हमारा स्ट्रेटेजिकली वो हमारे साथ अलाइंड है। लेकिन ईरान कमजोर हो जाए, हम उसमें इजराइल के साथ नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं ईरान मजबूत हो, आर्थिक रूप से, पॉलिटिकली मजबूत हो, आणविक हथियारों को छोड़ करके। लेकिन हमारे सामने समस्या ये है कि तो हम ये भी देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को, और बिटवीन द लाइंस पढ़े तो समझ में नहीं आ रहा है वो चाहते क्या है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति तो खुल के इजराइल के साथ आ गए। अमेरिका, सब जानते हैं कि बिना अमेरिका की सहमति के, हो सकता है वो सहमति पर्दे के पीछे हो, लेकिन बिना उनकी सहमति के इजराइल इतना बड़ा कदम उठा नहीं सकता था। आप सोचिए, उनके 200 जहाज चलते हैं, इराक के ऊपर उड़ के जाते हैं, जॉर्डन के ऊपर उड़ के जाते हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं और सही सलामत वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की इसमें और पश्चिम कुछ देशों की कहीं ना कहीं सहमति तो है। हमारे लिए चिंता का विषय मुख्यतः दो है। एक तो यह है कि अगर ये युद्ध ज्यादा चलता, उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है कितना चलेगा, लेकिन अगर ये युद्ध ज्यादा चलता है और ईरान खिसिया करके या उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो माइन कर देता है, मतलब वहां बारूद बिछा देता है या वहां पे अपने नेवी के जहाज लगा देता है, और दुनिया का 22% लगभग तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। अगर नक्शे पे ध्यान से देखें, सारा का सारा, मतलब कुवैत का और इराक का तो निकलता ही है, सऊदी अरब का भी बहुत सारा तेल उसी इलाके से आता है। हमारे घरों के अंदर सीएनजी के नाम से जो बिकता है, तमाम सारा जो सीएनजी है वो कतार से आती है, वो भी वहीं से आके निकलती है। और इसके साथ साथ तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं। जब भी तेल की कीमत $1 बढ़ती है, हमारी अर्थव्यवस्था को 8,000 करोड़ रुपए की शपथ लग जाती है। तो ये हमारे लिए तो चिंता का विषय है। लेकिन उससे बड़ा चिंता का विषय साथ में यह है कि 90 लाख भारतीय उस इलाके में काम करते हैं जिसको हम गल्फ रीजन बोलते हैं। 90 लाख, और वो $65 बिलियन तो रेमिटेंसेस जो भारत में बेचते हैं, हमारी हार्ड करेंसी में उसको फायदा होता है, हमारी अर्थव्यवस्था को उसको फायदा होता है। लेकिन उससे भी बड़ा जो एक ह्यूमन एंगल है वो ये है कि 90 लाख लोग हैं, इनके ऊपर अगर आप मोटा मोटा गणित करके देखते हैं तो भारत में 5 लोग औसतन उन पर निर्भर करते हैं। पांच लोग, अर्थात वो 5 लोग रोटी के लिए, परिवार के लिए, तो कुल मिलाकर के 5 करोड़ लोग भारत में
उस जो गल्फ में भारतीय काम करते हैं उन पे आश्रित हैं, उन पे डिपेंडेंट हैं। 5 करोड़। अगर ऐसे हालात बनते हैं कि भारत को उनको वहां से निकालना पड़ता है, आप अंदाज लगाइए कि ये 5 करोड़ लोगों के साथ क्या होगा। उन लोगों को यहाँ लाना कितना बड़ा लॉजिस्टिक्स है, और साथ साथ जो है उनको दोबारा यहाँ काम देना कितना लॉजिस्टिक्स। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी, और उसके भी साथ है कि हमारे इन सारे गल्फ के जितने भी देश हैं, हमारे बड़े अच्छे इनसे संबंध हैं। तमाम इनके सॉवरेन फंड हैं, सऊदी अरब का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, भारत में निवेश कर रहे हैं, सॉवरेन फंड निवेश कर रहे हैं, एफडीआई वहां से आ रहा है, और हमारे लिए वो बहुत बड़ा बाजार भी है, हमारी तमाम चीजें वहां जाती हैं। तो इसलिए, और हम तो आपको पता है कल ही, बल्कि आज ही हमारे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया साइप्रस के अंदर जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है, जो साइप्रस से होके भी जाएगी, लेकिन मुख्यतः तो इन्हीं देशों के थ्रू जाएगी जहां ये सब कुछ हो रहा है। और इजराइल तो उसमें बहुत बड़ा, हाइफा तो बहुत बड़ा सेंटर है। तो हमारे लिए तो हमारी आज की चुनौतियां, और जिस तरह लगता है आपका नेटवर्क चला गया है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं एम्बेसडर दयाल साहब, अभी आपने सुना तनेजा साहब को, उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत के लिए स्थिति बहुत ही, कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, बहुत ही संभल के रखना होगा, क्योंकि दोनों देशों के साथ एक सामरिक रिश्ते भी हैं, कारोबारी रिश्ते भी हैं, जिसके बहुत ही दूरगामी असर पड़ते हैं थोड़ा भी बैलेंसिंग एक्ट में गड़बड़ करते हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए, तनेजा साहब ने बिल्कुल सही कहा, भारत के लिए जो स्थिति है बड़ी गंभीर है, क्योंकि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो कई ऐसे नुकसान होंगे जिनसे हम भी नहीं बच पाएंगे। जैसे उन्होंने जिक्र किया, एनर्जी सोर्सेज वगैरह जो है, उससे हमको बहुत बुरा असर होगा। अब मुश्किल ये है कि एक तरफ तो अमेरिका अड़ा हुआ है कि इजराइल को एक न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए, और ईरान जो है उस न्यूक्लियर ट्रीटी को नहीं मान रहा है। उसमें है क्या न्यूक्लियर ट्रीटी में? देखिए, मैंने वो ड्राफ्ट तो नहीं देखा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें ये जाहिर हो रहा है कि जो अमेरिका अब ईरान से चाहता है वो ये कि ईरान अपनी टेरिटरी पे किसी भी तरह की न्यूक्लियर एनरिचमेंट करे ही नहीं। मतलब कि अगर 2% या 3% तक भी ईरान ले जाना चाहता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, तो वो भी नहीं अलाउड। तो ईरान का ये कहना है कि हमने जो एनपीटी साइन की थी उसमें हमको कुछ तो अलाउड है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि हम 0% रखें यूरेनियम और बिल्कुल भी एनरिच हम नहीं कर सकते, तो हम एनपीटी छोड़ रहे हैं। अब ईरान की पार्लियामेंट एक बिल बना रही है जिसमें ये कहेंगे कि हमको एनपीटी अब हमको उसे छोड़ना है। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ती रही इसी तरह से, देखिए दोनों तरफ से बहुत नुकसान किया जा रहा है। अभी तक तो ईरान पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जो अब हाल ही में बमबारी हुई और मिसाइल फेंके गए, इसमें इजराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इससे ये नहीं लगता कि जो ये लड़ाई है अभी थम रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। और अगर G7 की समिट हो रही है, उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई इतनी ऐसी जो नुकसानदेह लड़ाई है इसको हम कैसे रोकें। तो मेरे विचार में स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। आरती टिक्कू सिंह, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पूछना चाहूँ आपसे कि भारत का हित किसमें है? ईरान मजबूत रहे उसमें है, या इजरायल मजबूत रहे उसमें है, या फिर दोनों का मजबूत रहना भारत के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भारत के दोनों के साथ संबंध है और दोनों बने रह सकते हैं? लक्ष्मण, मुझे लगता है इसका जवाब सभी पैनलिस्ट ने यूनानिमसली दिया है कि इजराइल और ईरान हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही स्ट्रांग है, और ईरान फंडामेंटली सिविलाइजेशनल लेवल पे, हिस्टोरिकल लेवल पे हमारे उनके साथ संबंध पुराने हैं, और वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, इम्पोर्टेंट एलाय है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध हो। इनफैक्ट ये युद्ध अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। उल्टा मैं ये कहूंगी कि इस वक्त जो इजराइल की लीडरशिप नेतन्याहू है और ईरान की जो लीडरशिप है खमेनी के अंडर, मुझे लगता है वो अननेसेसरी उन्होंने ये युद्ध को
बुलावा दिया है। ये मैं मानती हूं कि जब इजराइल में October 7 पे जो टेरर अटैक हुआ उस वक्त भी हम सब ने, इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया इजराइल को कि टेरर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया में और उसका जवाब देना चाहिए। हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन उन्होंने चलाया उसमें पूरा समर्थन था और होना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं चूक हो गई है। अगर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है, मिल के बैठ के बात करके हमें इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, तो मुझे लगता है जो सीज फायर गाजा में जो अभी वोट हुआ यूएन में, वहां पे इंडिया को एब्सटेन नहीं करना चाहिए था, सीज फायर के लिए वोट करना चाहिए था, क्योंकि ये युद्ध ना तो इजराइल के हित में है ना तो ईरान के हित में। अगर आप देखें कि ईरान को जो नुकसान हो रहा है, लगातार जो स्ट्राइक्स हो रही है इजराइल की तरफ से, उसकी जो रिपोर्टाज है बिल्कुल सामने आ रही है कि ईरान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तेहरान में बहुत नुकसान हुआ है। इनफैक्ट आज की रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने एरियल सुपीरियरिटी जो है वो प्राप्त की है तेहरान में, और उसकी वजह से तेहरान अभी बहुत ही खतरनाक मोड़ पे है। साथ ही साथ में अगर आप देखें रिपोर्ट्स, मैं कहूंगी इजरायली प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा चल रहा है। अमेरिकन प्रोपेगेंडा भी है कि वो ये जताना चाहते हैं कि इजराइल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इजरायली लोगों को, जूइश लोग जो वहां से अपील्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उनको बचाया जाए, कई सारे लोग वहां से भाग रहे हैं, बाकी विदेश में जा रहे हैं, तो अगर उनकी सारी अपील्स देखें तो ये लग रहा है कि इजराइल में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमने ये भी रिपोर्ट देखी, अब मुझे ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि इसको कंफर्म रिपोर्ट है कि नहीं, वेरीफाइड है कि नहीं, लेकिन हाइफा पोर्ट सिटी जो है वहां पे, जहां पे अडानी ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वहां पे जो स्ट्राइक्स हुई है तेहरान की तरफ से, ये माना जा रहा है, कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे और जो इंडिपेंडेंट आजकल ऑल्टरनेट मीडिया है वो ये कह रहा है कि कोई $3 बिलियन का नुकसान हुआ है हाइफा पोर्ट सिटी में। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसमें ना तो नेतन्याहू को कोई फायदा होने वाला है, ना तो खमेनी को कोई फायदा होने वाला है। इनफैक्ट मैं कहूंगी नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस या पॉलिटिकल पावर के लिए वो जिस तरह से उन्होंने इस युद्ध को खींचा है, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स था। मैं लगातार बोलती आ रही हूँ, October 7 का जवाब जरूरी था। इजराइल पूरे अपने अधिकार में था कि वो आतंक का जवाब दे और अच्छी तरह से दे हमास के खिलाफ। हमास एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस युद्ध को खींचा वो ये दिखा रहा है कि नेतन्याहू की जो पोजीशन बहुत कमजोर हो गई थी। हमें ये भी मालूम है कि इजराइल के अंदर जितने भी उनके इनफैक्ट राइट विंग के अलाइज है वो भी उनसे खुश नहीं है। कई सारे लोगों ने इनफैक्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ने उन्होंने साफ कह दिया कि इजराइल नेतन्याहू जो है वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और महिलाएं मर रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स कह रहे हैं। और इजराइल के अंदर भी जो एक रेजिस्टेंस है या एक क्रिटिसिज्म है नेतन्याहू के खिलाफ, वो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए इस युद्ध को खींच रहे हैं। इसमें भला किसी का होने वाला नहीं है। आऊंगा आगे चल करके। नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल अस्तित्व बचाने के लिए ये इस तरह के युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। शुभंकर, मैं आपके पास इसका जवाब लेकर के आऊँगा, लेकिन एक सवाल और उठता है जो अभी कहा आरती टिकुन ने कि शंघाई कोऑपरेशन में जो इजरायल के निंदा करने वाला प्रस्ताव था उस पर से भारत ने एब्सटेन किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एम्बेसडर दयाल, आपकी राय क्या है? नहीं, भारत ने बिल्कुल उचित नीति अपनाई है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं, हम किसी साइड के साथ नहीं हैं। तो अगर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया जिससे
वो कह रहे हैं कि गलती पूरी इजराइल की है, तो इस बात से भारतीय सरकार जो है वो पूरी तरह सहमत नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे विचार में किसी एक साइड पे दोष डालना, वो जो समस्या उसको और आगे बढ़ाना, हम चाहते हैं कि दोनों में समस्या जो है उसको और आगे बढ़ाना होगा। एक छोटा सा कमेंट एम्बेसडर श्रीवास्तव, आप भी सहमत हैं एम्बेसडर दयाल की राय से? देखिए, जो एससीओ का जो भी उनका बयान था, उससे इंडिया ने एब्सटेन किया, ये एकदम सही बात है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन जो इस समय की स्थिति है उसमें ये सोचना कि सिर्फ एक सैनिक ऑप्शन था, मिलिट्री ऑप्शन था और कोई डिप्लोमेटिक ऑप्शन नहीं था इजराइल के पास, ये कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि काफी अमेरिका और इजराइल के बीच में, ईरान के बीच में जो बात चल रही थी उसमें 5 राउंड्स हो गए थे। उसके बाद इस ट्रम्प साहब का खुद का बयान था कि ईरान करीब करीब राजी हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ईरान पे अचानक वार करना, ये तो मैं नहीं समझूंगा कि कुछ इसको सही समझा जाएगा, और इसका जो परिणाम होंगे वो जो उनके उद्देश्य हैं उससे हो सकता काफी अलग हों, और वो सामने दिख भी रहा है, बजाय इसके कि वहां पे कोई रजीम चेंज हो, इसका तो उल्टा असर होगा। पीपल विल रैली अराउंड द फ्लैग, जनता जो है वो उसका समर्थन, उस जनता का आक्रोश बढ़ जाएगा इजराइल के खिलाफ। तो इसमें सवाल ये मेरा उठता है एम्बेसडर श्रीवास्तव साहब, जो मैं सवाल लेके जाना चाहूँगा शुभंकर आपके पास, कि ठीक है हमने शंघाई कॉरपोरेशन में बाहर रह करके, एब्स्टेन रह करके एक तटस्थ भूमिका निभाने की कोशिश की, तटस्थ दिखने की कोशिश की, लेकिन जब ये खबर आती है कि टर्की जो है वो ईरान के साथ हो सकता है, पाकिस्तान ईरान के साथ हो सकता है, तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है? लक्ष्मण, जय हिंद। मैं एम्बेसडर दयाल और एम्बेसडर श्रीवास्तव की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट से भारत ने खुद को एब्सटेन किया, या जो आरती जी बोल रही थी गाजा वाले इश्यू पे भारत ने खुद को एब्सटेन किया, बिल्कुल सही कदम था। हमारे दोनों देशों से अच्छे संबंध है, दोनों हमारे मित्र देश हैं। हम खुल के किसी के भी एक की तरफ जाना हमारे लिए आज की तारीख में, मैं इसलिए आज स्पष्ट कर रहा हूं, आज की तारीख में हमारे लिए उचित नहीं। 15 दिन बाद क्या होगा, हमारे लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये उस समय सरकार तय करेगी, जो भी सिचुएशन बनती। रहा सवाल हमारी इन्वेस्टमेंट का, ईरान में हम चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इजराइल में हमारी कंपनियों ने हाइफा पोर्ट में इन्वेस्ट किया है, तो हमारा दोनों कंट्रीज में काफी इन्वेस्टमेंट। हमारा तकरीबन 40% क्रूड जो है वो होर्मुज जलडमरू मध्य के थ्रू आता है, तो अगर होर्मुज बंद होता है तो हमारे ऊपर काफी बड़ा असर पड़ेगा। रेड सी से हमारा इंपोर्ट काफी महंगा हो जाएगा। ये सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से अभी सरकार का एक बैलेंस अप्रोच चल रहा है। अब रहा आपका जो सवाल था कि क्या जो दूसरे देश है खाड़ी के, या दो देश खाड़ी के हिस्सों पे है जैसे टर्की हो गया और पाकिस्तान हो गया, अगर ये ईरान के साथ आते हैं तो उस समय हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? मेरा एक बड़ा स्पष्ट मत है, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटनाओं को इससे जोड़कर देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रश्रय दिया गया अमेरिका के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उनकी फंडिंग की गई, ये एक तैयारी थी इस सिचुएशन में आने की। और मुझे पूरा यकीन है कि इजराइल का ये जो एक्शन है, इजराइल की अपनी मर्जी से नहीं लिया गया है, ये पूर्ण रूपेण अमेरिका के द्वारा कराया गया है। चाहे इसके पीछे जिस चीज की तरफ एम्बेसडर श्रीवास्तव इंगित कर रहे थे, रजीम चेंज का मामला हो, या ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने का मामला हो, या ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करने का मामला हो, बट ये बिना अमेरिका के गो हेड के काम नहीं हुआ है। और यही कारण था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जिस तरीके से मदद की, पाकिस्तान को फंडिंग की गई, वो पाकिस्तान को
और उसकी जो सीमा मिलती है ईरान से, उसको ध्यान में रखते हुए की। आप अगर ईरान की स्थिति देखें, ईरान के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बहुत बड़े हिस्से में सऊदी अरब है, कतर है। कतर और सऊदी अरब और जॉर्डन, ये तीनों देशों में यूएस के बेसेस हैं, और आज भी इन बेसेस के थ्रू वहां से इजराइल के हमले हो रहे हैं। ये तीनों देश इजराइल को अपने यहाँ से एयर स्पेस दे रहे हैं, वहां उनकी रिफ्यूलिंग हो रही है। अब समस्या ये है कि चूंकि ईरान के पास कैपेबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड मैं इजराइल के कंपैरिजन में नहीं बोल रहा हूँ, इजराइल के कंपैरिजन में ईरान की कैपेबिलिटी, नेवल कैपेबिलिटी भी ज्यादा है, आर्मी की कैपेबिलिटी भी ज्यादा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी कैपेबिलिटी ज्यादा है। बट उनकी समस्या ये है कि वो इस समय वो इजराइल के अलावा जॉर्डन और सऊदी अरब और कतर के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी ईरान सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि थोड़े ही दिनों में इजराइल की बजाय बाकी देशों पर भी ईरान के हमले शुरू हो जाए, अगर ईरान ज्यादा डिस्परेट हो जाता है। मेरा स्पष्ट मत है कि जो खाड़ी के सुन्नी देश है और जो नॉन पारसी देश है, ईरान इकलौता पारसी देश है, तो इनमें से कोई भी ईरान के साथ अलाइन नहीं होगा। 2-3 बड़े कारण हैं। एक, अमेरिकन इंटरफेरेंस उसका कारण है। दूसरा, इस समय कोई भी देश इजराइल के खिलाफ और ईरान के पक्ष में खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे वो वर्बली कुछ भी बोल रहे हो, बट मन ही मन इन सबकी हालत यह है कि इनमें से कोई नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। वो वहां का जैसे ही ईरान न्यूक्लियर पावर बनेगा, शिया और सुन्नी की लड़ाई में गल्फ का पूरा पावर इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाए। और ये गल्फ के जो देश हैं वो ईरान को गल्फ का पार्ट नहीं मानते। तो बहुत सारे मतलब इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, और इन लेयर्स में मुझे लगता है कि ये लड़ाई एक तरफ से ईरान अकेला लड़ रहा होगा। इजराइल के सपोर्ट में अब ये देखना है कि अमेरिका खुल के आता है या नहीं। आज की डेट में अमेरिका का और यूके का नेवल फ्लीट ऑलरेडी उस इलाके में मौजूद है। आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले एक इसका यूके का एक F-35 बॉम्बर प्लेन जो नेवल वर्जन था, वो उसने एक इमरजेंसी लैंडिंग त्रिवेंद्रम में की। वो त्रिवेंद्रम में लैंडिंग का मतलब है कि वो फ्लीट, उसकी जो मदरशिप है वो अरब सागर में कहीं पे घूम रही है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें एक साथ, तो ये सारा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ प्लान्ड वे में किया जा रहा है। और ये ईरान को इस समय, मुझे जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि इन्होंने कोशिश की थी रजीम चेंज की, जो बिल्कुल उनके लिए उल्टा पड़ गया है, और इस समय ईरान में रजीम चेंज होने वाला नहीं है। 1979 की क्रांति के बाद 56 करने की कोशिश की थी, जो उल्टा पड़ गया यहाँ पे। तनेजा साहब, आप यूएस की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तथ्य ये भी है कि यहूदी लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं यूएस में, भले ही संख्या कम है, लेकिन वहाँ पे सत्ता में काफ़ी प्रभावशाली प्रभाव रखते हैं। ऐसे में इजरायल के समर्थन में खुल के ना आए, इजरायल के विरोध में भी नहीं आएंगे। देखिए, जिस तरह का दबदबा जो ज्यूइश कम्युनिटी है अमेरिका में उसका है, तो अमेरिकी में सत्ता में जो भी आ जाए, जो भी वहां का राष्ट्रपति हो, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। और दूसरा हम ये देखेंगे, जिस हिसाब से इजराइल पिछले ये जो इजराइल ने हमले किए उसकी पीछे की तैयारी देखिए। उन्होंने सबसे पहले ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं, उसमें हजबुल्ला है, उसमें हमास है, उसमें हूतीज हैं। हूती बस थोड़े बहुत उनमें जान रह गई है, बाकियों को काफी हद तक उन्होंने जबरदस्त तरीके से खत्म किया है ना। नुकसान बहुत जबरदस्त तरीके, क्रिपल्ड कर दिया उनको। और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, जिस हिसाब से ड्रोन्स को पिछले कई महीनों से टुकड़े कर करके ट्रकों के माध्यम से ईरान के तमाम इलाके में पहुंचाया जा रहा था, ये कोई 2 दिन में तो नहीं हो गया। तो इसलिए ये जो बात निकल के आती है कि अमेरिका की कोशिश थी, जो ओमान की विदेश मंत्री उसके बीच में मध्यस्थता कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही थी, लेकिन साथ साथ इजराइल अपने एजेंडा पे काम कर रहा था। इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न ये है कि कहाँ ये जा रहा है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इजराइल चाहता है वहां रिजीम चेंज हो जाए, वहां की जो सत्ता है वो बदल जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने इजराइल को हिदायत दी है कि वहां के अयतुल्ला की हत्या ना करें। आप देखिए, हिदायत दी है कि भाई मत करिए, ऑर्डर करा है। अब ये किस तरह की राजनीति या कूटनीति है, जहां पे एक देश के इतने बड़े जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं उसके बारे में आप कह रहे हैं भाई आप तय कर रहे हैं इनको मारा जाए या ना मारा जाए। तो ये किस तरह की, आप अंदाज लगाइए इससे ईरान की जनता जो है उसमें क्या प्रतिक्रिया होगी। 8-9 करोड़ की आबादी है। मैं ईरान कई दफे मैं जाता रहता हूं, बहुत ही बड़ा देश है और स्मार्ट कंट्री है, हमारी भारत की तरह है।
वो काफी, उनकी जो थिंकिंग है बड़ी ऑटोनोमस है हमारी तरीके से, बड़ा प्राउड कंट्री है, प्राउड सिविलाइजेशन है। अब समस्या ये है कि वहां पे इजराइल को समझना होगा कि वो अगर रिजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो अभी वहां मॉडरेट्स हैं, वो मॉडरेट जो आज उनको मॉडरेट्स आप बोलते हैं, वो तो जो है वो हार्डलाइनर हो जाएंगे, और जो भी हार्डलाइनर है वो सुपर हार्डलाइनर हो जाएंगे। तो मिलेगा क्या आपको? तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। भारत की समस्या ये है, हमारे सामने समस्या ये है कि जो एससीओ में हमने किया, बिल्कुल हमने ठीक किया, क्योंकि एससीओ को देखिए, एससीओ का जो कंस्ट्रक्ट है उसमें चाइना का दबदबा ज्यादा है, रूस भी है वहां और पाकिस्तान भी है। ऐसे में ये संदेश आए एससीओ के माध्यम से कि हम वो चाहते हैं जो चीन कर रहा है, ये तो हमारे खिलाफ हो जाएगा। ईरान के अंदर आज ईरान को उन लोगों की कमी नहीं है। आप दुबई जाइए, आबू धाबी जाइए, कतर जाइए, वहां जब आप सामरिक जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में बात करते हैं, तमाम लोग एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि ईरान जो है वो चाइना की कॉलोनी बन चुका है। इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, जगह जगह आपको ईरान, चाइना का पैसा वहां दिखता है। वो 468 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें से 80 बिलियन डॉलर हो चुका है। तमाम बड़े बड़े वहां पे जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव हैं वो चाइना कर रहा है, जो उनका वो बीआरआई इनिशिएटिव है, उसके बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत वो कर रहा है। लेकिन साथ साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर बन रही है ईरान के अंदर, हम उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। हम साथ साथ जो है जो चाबहार के थ्रू कॉरिडोर है उसमें भी हम हिस्सेदारी ले रहे हैं। हम चाहते हैं, हमने पेशकश करी है, हम 20 बिलियन डॉलर का हमने पेशकश करी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें पश्चिम के देश भी चाहते हैं भारत जाके वहां और निवेश करे। तो अभी क्या है कि कोई ये ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर निकल के नहीं आती है। हमारे लिए अमेरिका भी जरूरी है, हमारे लिए इजराइल भी जरूरी है, हमारे लिए ईरान भी जरूरी है। दो कारण है ईरान, एक तो यह कि ईरान में दूसरे सबसे बड़े भंडार है गैस के, आने वाले समय में हमें गैस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और दूसरा, हमारे उनसे सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट है। भारत में तमाम सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर जो शिया हमारे भारतीय हैं, उनकी थोड़ी सिंपैथी है, उसको आप नकार नहीं सकते। हमारे कई मुसलमान बहन भाइयों की भी सिंपैथी, आप उसको नकार नहीं सकते। कूटनीति के अंदर आपको यथार्थ को देखना होता है। और साथ में यह भी है कि जो ईरान कमजोर हो जाए और सुन्नी पावर्स वहां स्ट्रांग हो जाए, ये हमारे हित में नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि इजराइल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल के साथ में हमारे अमेरिका से तार जुड़ते हैं, पश्चिम के कई देशों के साथ तार जुड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा विकल्प हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर यह है कि अगर इजराइल अपना मकसद हासिल हो जाता है कि जो आणविक बनाने की कोशिश है, आणविक हथियार, उसको इजराइल रोक पाता है या उसको कम से कम 2-3-4 साल पीछे कर देता है, तो और फिर उसके बाद युद्ध रुकता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हमको ये नहीं देखना चाहिए उस पूरा इलाका जो है वहां बारूद बिछी हुई है, पूरे इलाके के अंदर, और उस इलाके के अंदर जहां इतनी बारूद बिछी हुई, आप ये अभी तक तो कंट्रोल करा गया है, इजराइल भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं पीछे लगा हुआ है। लेकिन बारूद में कहां से चिंगारी कब आ जाए और वो चिंगारी कब जो है बहुत बड़ा युद्ध हो जाए, कहना मुश्किल है। ऑयल टैंकर वहां से हजारों ऑयल टैंकर्स निकल रहे हैं, किसी पे गलती से भी कोई मिसाइल गिर गई या कोई बॉम्ब गिर गया, या ईरान ने खिसिया करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया या उसको माइन कर दिया, और उससे कोई जो है पश्चिम का जहाज या भारत का जहाज या किसी के भी जहाज में आ गया, तो अभी खतरा यह है कि ये एस्केलेट नहीं होना चाहिए। अभी तक तो चलिए जो हो रहा है, लेकिन अगर ये एस्केलेट, अब ये कहें क्या इजराइल के हाथ में एस्केलेट ना करे, ईरान के हाथ में एस्केलेट, उनके हाथ में नहीं है अभी। अब ये है कि अगर उनके हाथ में भी नहीं है अभी। हाँ, एक लाइन में आखिरी में बोल रहा हूं, अभी ये खबरें आई हैं कि ट्रंप साहब ने भी कहा है कि पुतिन साहब मीडिएट करेंगे। अब क्या उसका नतीजा होगा या नहीं होगा? G7 समिट हो रहा है, ये हाई टेबल पे प्रमुख मुद्दा यही है। खबरें आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उनकी इसी मसले पे बात होने वाली है कि भाई इसको कैसे रोका जाए। ना सऊदी अरब चाहता ये युद्ध बढ़े, ना भारत चाहता, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति नाजुक, और जो भी कुछ हो रहा है हमारे कतई हित में नहीं, बिल्कुल कतई हित में नहीं है। और एक जो बात आपने कही तनेजा साहब बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। मतलब हमारी एलएनजी की कुल जितनी ज़रूरत होती है उसकी आधी से ज़्यादा सप्लाई उसी के जरिए होती है। 2/3 से ज़्यादा हम क्रूड की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अगर वो बंद हो जाता है, जैसा कि ईरान ने धमकी दी है, तो हम लोगों के लिए खासतौर से परेशानी हो जाएगी। लेकिन एक बात जो सभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि दोनों देश, चाहे ईरान हो या इजराइल हो, उनके साथ हमें संबंध बना कर रखने हैं। चूँकि ईरान की ही बात करें तो भारत से $1.24 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, और ईरान से जो इंपोर्ट हुआ है
$141.9 बिलियन का। इसी तरह इसराइल की भी हालत यही है कि इसराइल से हम लोगों ने $2.215 बिलियन का इसराइल को एक्सपोर्ट किया है, जबकि $1.16 बिलियन का हम लोगों ने इसराइल से इंपोर्ट किया है। तो कारोबारी रिश्ते भी, सामरिक रिश्ते, सैन्य रिश्ते काफ़ी मजबूत है। ऐसे में भारत की तैयारी क्या होनी चाहिए? अगर स्थिति बिगड़ती है तो भारत को अभी से क्या एहतियातन कदम उठाना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों से लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इजरायल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो कब तक थमेगा और उसका खामियाजा कहां तक भुगतना पड़ सकता है। भारत को इसके लिए क्या कुछ तैयारी रखनी चाहिए। एम्बेसडर श्रीवास्तव साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से रिश्ते, कारोबारी रिश्ते ब्रेक पे जाने से पहले तनेजा साहब ने बताया, और भारत का अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत पर कितना असर पड़ सकता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की ब्रेक पे जाने से पहले। तो आपके हिसाब से अगर मैं ये पूछूं कि अभी की स्थिति में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या किसी तरह के एहतियातन तैयारी करके रखनी चाहिए? क्या विकल्प हैं भारत के पास? देखिए, आपके सवाल के जवाब के पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। जो पहले एक बात आई थी, ये कहा गया था कि टर्की और ईरान और टर्की और पाकिस्तान ईरान के साथ है। साहब, टर्की इजराइल के खिलाफ है, वो ईरान के साथ है, ये सही नहीं है। ईरान और टर्की के बीच में तो 800 साल की अदावत है। तो उसका, और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जिस समय ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने इजराइल का साथ दे के, उनका कहना है कि मतलब यही है कि धोखे से ये सब हमला हुआ है। जनरल मुनीर का अमेरिका में स्वागत हो रहा है, तो ये तो कुछ उन्होंने, पाकिस्तान ने कुछ सेवाएं की होंगी, उसी का तो उनको इनाम दिया जा रहा है, इनाम मिल रहा है जी। और जहां तक आप इंडिया की स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहे हैं, हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। गल्फ से एनर्जी इंपोर्ट के लिए ऑयल में हो चुका है, एक जमाने में 70% हमारा ऑयल आता था गल्फ से, वो अब घट के करीब 40% हो गया है, क्योंकि कुछ रूस का हिस्सा बढ़ गया है। लेकिन एलएनजी अभी भी करीब आधी आ रही है। मैं एक जमाने में, मैं 3 साल गेल के बोर्ड पे भी रह चुका हूँ। ये बहुत जरूरी है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, खास तौर से जो यहाँ का जो परिप्रेक्ष्य रहा है खाड़ी का, उसको देखते हुए। और अगर लड़ाई छिड़ी तो उसमें साहब लड़ाई आगे बढ़ी, वो साहब अभी मैं कहना नहीं, ये कहना अभी ठीक नहीं होगा। जहां तक ईरान का संबंध है, उन्होंने काफी संयत दिखाया है, लेकिन ईरान में के खाड़ी में जो पार्स, उनकी एक वो गैस फील्ड है पार्स 14, उस पे कल इजराइल ने हमला किया। गैस का, उसका तो कोई सामरिक महत्व तो है ही नहीं, ये तो उन पे, ईरान पे आर्थिक दबाव डालने की बात है, और ये एक भड़काने वाली कार्यवाही है। तो अभी तक तो यही ऐसा रहा है कि ईरान की तरफ से संयत बरता गया है, लेकिन अगर आगे कुछ इसमें हुआ तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा मुश्किल है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की जो चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है, ये कितना फिजिबल है एम्बेसडर दयाल? क्योंकि भारत ये मान के चलता है इसे बंद करना किसी के हित में है नहीं। जी बिल्कुल, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होता है तो ऑयल सप्लाईज जो यूएई, सऊदी अरेबिया और कुवैत से आ रही हैं, और जो इस स्ट्रेट के जरिए पूरी दुनिया को जा रही हैं, उसमें बड़ी रुकावट होगी। लेकिन देखिए, ईरान जो है
वो इस युद्ध को और एक्सपैंड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उससे अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के चांसेस और बढ़ जाएंगे और वो ईरान के हित नहीं होगा। देखिए, ये कहना कि पाकिस्तान और तुर्की ईरान की मदद कर सकते हैं, ये उतना मतलब नहीं रखता जितना कि अमेरिका पूरी तरह से अगर इजराइल के साथ खड़ा हो, और वो है। हालांकि कहता है हम युद्ध में शामिल नहीं है, हमको नहीं पता था और हमको बता दिया था, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, लेकिन असली बात तो ये है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ और ईरान भी जानता है। तो अगर इस युद्ध का एक्सपेंशन होता है और अमेरिकन इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, जैसे ये गान लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के कुछ बेसिस वगैरह है रीजन में, जैसे कतर में है, उसमें अगर अटैक होगा तो अमेरिका को बिल्कुल एक्सक्यूज मिल जाएगा डायरेक्ट अटैक करने के लिए ईरान। अभी तो वो पूरा शायद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हालांकि जो ईरान ने मिसाइल्स फेंके थे इजराइल पे, उनको गिराने में अमेरिका ने बिल्कुल डायरेक्ट रोल प्ले किया था। अमेरिका का एयरक्राफ्ट इजराइल के कोस्ट के पास खड़ा था, वहां से उसने सहायता की। तो अमेरिका का अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इसमें तो ईरान के हित में नहीं होगा। ईरान जानता है इसको अच्छी तरह से। तो मेरे विचार में तुर्की और पाकिस्तान, जो कि देखिए पाकिस्तान तो बहुत ही कमजोर देश हो गया है, उसके पास क्या बचा, और तुर्की जो है अपने मसलों में इन्वॉल्व है, जो एर्दोगान है वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम में फंसे, तो उनका किसी तरह से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना इसमें मुश्किल है। ट्रंप जो है ये बिल्कुल एंटी ईरान है और पूरी तरह से ये जो इजराइल की पॉलिसी है इसमें उनकी साठगांठ है। ट्रंप की पूरी तरह से इजाजत मिली है ईरान और दोनों तालमेल से काम कर रहे हैं। अमेरिका पूरी तरह से ईरान पे दबाव लगा रहा है। जैसे मैंने कहा, न्यूक्लियर ट्रीटी के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि अमेरिका चाहता है कि ईरान इनरिचमेंट करे ही नहीं, 0% इनरिचमेंट हो ईरान की टेरिटरी से, तो ईरान के जो न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पसेस के लिए हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे विचार में ईरान समझता है, ईरान बुद्धू नहीं, ईरान बहुत ही अक्लमंद देश है। अम्बेसडर श्रीवास्तव वहां अम्बेसडर रह चुके हैं, मैं उसके पहले वहां 10-15 साल पहले पोस्टेड था। मैंने देखा है कि किस तरह से वो अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और जानते हैं कि अगर ये लड़ाई का एक्सपेंशन हुआ या एस्केलेशन हुआ तो इसमें किसी ना किसी तरह अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है, जो अमेरिका चाहता है। ट्रंप चाह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाए, तो इजराइल का बहुत नहीं, लेकिन वो तो चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट उनका एम्बेसडर दयाल आ रहा है, दरअसल वो तो चाहते हैं कि दोनों में डील हो जाए। वो ये नहीं चाहते हैं कि वॉर एस्केलेट करे, जो ऑफिशियली स्टेटमेंट उनका आ रहा है। नहीं, देखिए असली बात यह है कि कहा कुछ जाता है और वास्तविक तौर पर कुछ और होता है। सबकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, हालांकि कह नहीं रहा है। वो कह रहा है कि भाई खुमैनी को मत मारो, ये खामेनी को उनको बचा के रखोगे। लेकिन असली बात यह है, अमेरिका के कथनी में और करनी में बहुत फर्क है और इस वजह से ईरानी बहुत फर्क है। ये चौकन्ने हैं कि वो कुछ ऐसी गलती ना कर बैठे। ईरानी को तरह चौकस है, तो ये तो यूएस की। हाँ बिल्कुल, बताइए। हमारी जो बात है, हम जो कहते हैं कि भाई दोनों साइड्स को नेगोशिएट करना चाहिए और एस्केलेट नहीं करना चाहिए, हमारी सुन कौन रहा है? हमारे में क्या ताकत है जो कि हम अपनी बात इनको सुनवा लें? लड़ाई जो है वो बढ़ रही है, वो अपने वजन पे बढ़ रही है, अपनी जो ताकत उस पर बढ़ रही है, जो उसके मोमेंटम है, उस मोमेंटम को हम रोक नहीं पा रहे हो। मेरे ख्याल में हमारे पास वो ताकत है भी नहीं कि इस लड़ाई को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। सिर्फ ये दोनों साइड से हम आग्रह कर सकते हैं कि आप और लड़ाई को बढ़ाएं, लड़ाई को ना बढ़ाएं, आग्रह कर सकते हैं और अपने आप को बचाव के रास्ते ढूंढ सकते हैं कि हम इस लड़ाई से कितना कम से कम अछूत प्रभावित हो सकते हैं। आरती टिक्कू सिंह, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ईरान को या फिर इजराइल को, जो हमारे ट्रेड चल रहे होते हैं, उस ट्रेड को जारी रखते हुए सपोर्ट करें कि हम आपके साथ ट्रेड में कोई डिसरप्शन नहीं आने देंगे, दूसरे रास्ते से ही सही ट्रेड करते रहेंगे, ईरान को हम चावल भेजते रहेंगे, इजराइल के साथ हम अपना एक्सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि हमें
किसी भी तरह के इसके खामियाजा ना भुगतना पड़े, चाहे कच्चे तेल की सप्लाई में खामियाजा ना भुगतना पड़े या फिर दूसरे मोर्चे पे हमें दिक्कत ना हो? लक्ष्मण, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट अगर आप सारे वॉर्स अभी देखें, जो ऑनगोइंग वॉर्स है, यूक्रेन रशिया का वॉर देखें, गाजा इजराइल का वॉर देखें, और इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर अगर आप देखें, इन सब वॉर्स के बीच में कहीं पर भी कोई ट्रेड, खैर इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड पहले से ही कम हुआ था, रिड्यूस हुआ था, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप यूक्रेन रशिया का वॉर देखें तो यूरोप और एक तरफ से यूरोप जो है बिल्कुल रशिया के अगेंस्ट था, लेकिन लगातार तेल गैस चलता रहा रशिया की तरफ से। और वैसे ही अगर आप इजराइल और टर्की का भी जो ट्रेड, टर्की चाहे कितना ही कुछ इजराइल के खिलाफ बोले, या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है कितना कुछ उन्होंने इजराइल के खिलाफ बोला, लेकिन ट्रेड बराबर सबका चलता रहा इजराइल के साथ। वैसे ही ईरान के साथ और इजराइल के साथ हमारे, मैंने जैसा कहा, हमारे मजबूत रिलेशंस है। हमें हमारे ट्रेड में मुझे नहीं लगता है कि कोई इम्पैक्ट होना चाहिए, सिवाय ये कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्ट होता है और तेहरान उस तरह का कोई डिसीजन लेता है तो वो ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, वो पूरे एशिया में और फिर उससे बचना मुश्किल बहुत ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन बिल्कुल, लेकिन मैं दो पॉइंट में बहुत जल्दी बोलना चाहती हूँ। जो पिछली बात आपने कही, वोट जो है यूनाइटेड नेशंस में हुआ था सीज फायर गाजा को लेकर, एससीओ में जो है स्टेटमेंट जो आया कंडेमनेशन को लेकर, वो दो अलग चीजें हैं। और इंडिया ने बिल्कुल सही किया जो एससीओ में अपने आप को दोनों से डिस्टेंस कर लिया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में सीज फायर का वोट हुआ था, वहां पे एब्सटेंशन की जरूरत नहीं थी अगर हम शांति चाहते हैं और वॉर नहीं चाहते। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एम्बेसडर श्रीवास्तव जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत संयम दिखाया। इनफैक्ट 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहा था, टॉक्स चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में। अभी इतना होने के बाद 60 कमांडर्स इजराइल ने ईरान के मारे, ओपनली असैसिनेशन की बात हो रही है, ओपनली रेजिम चेंज की बात हो रही है। ये किस तरह का इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशंस का है, मर चुका है, सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है बिल्कुल डिफंक्ट है। और आज की डेट में ईरान ने जब इतना कुछ हो गया उसके बाद भी वो यूएस के साथ टॉक्स कर रहे थे, और इतना बड़ा अटैक जो है इजराइल ने ईरान पे किया, तो ये एक बहुत ही मैं कहूंगी सरप्राइज अटैक था। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी का भला होने वाला, ट्रंप का भी भला नहीं होगा अगर वो हालांकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के सवाल पहले भी उठते हैं कि अब शायद वो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि शो का समय बहुत कम हमारे पास है। तनेजा साहब, शुभंकर जी, दोनों लोगों से छोटा छोटा जवाब चाहूँगा कि तनेजा साहब, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज रुकता है, भारत के पास कोई विकल्प? नहीं, देखिए, उस पर जंप करने से पहले हमें देखना है कि ईरान जो है उसकी आर्थिक स्थिति अंदर बहुत कमजोर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, वो रूस और चीन पे बहुत निर्भर है, और दोनों देश नहीं चाहेंगे युद्ध आगे बढ़े, दोनों नहीं चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है लग रहा है, लेकिन अगर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है या ये युद्ध एस्केलेट होता है, सबसे पहले तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप बंद कर दीजिए, 48 घंटे में तेल की कीमत $150 पर बैरल हो जाएगी, और अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी जनता और अपने वोटरों से वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में महंगा तेल कोई वोटर नहीं चाहता। ट्रंप साहब के वोटर न तो कोई ईरान चाहेगा, न तो यूएस चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। शुभंकर, लास्ट कमेंट। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी कार्रवाई होगी जिसके बाद एक युद्ध विराम की स्थिति बनेगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लैंड वॉर हो नहीं सकती, और एयर सुपीरियरिटी पूरी तरीके से इजराइल के फेवर में है, नेवल वॉर हो नहीं सकती। तो एक ये जो मिसाइलों का आदान प्रदान चल रहा है ये बहुत लंबा नहीं खींचेगा। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 48 से 72 घंटे के बीच में कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये प्रेशर पड़ेगा और युद्ध विराम की स्थिति आएगी। जहां तक युद्ध विराम हो जाए वही अच्छा है, क्योंकि हाँ, कंप्लीट करिए अपनी बात। मैं बस एक कंप्लीट करना चाहता था, हॉर्मुज के जेडब्ल्यू मध्य को बंद करने की स्थिति इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सीधा सीधा ये ईरान की तरफ से कतर और कुवैत को दबाने का मामला हो जाएगा।
कतर और कुवैत के पास। चलिए, बहुत अच्छी बात, ये कम से कम राहत वाली बात है। शुभांकर, आपने जो कहा और तनेजा साहब आपने जो कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की नौबत नहीं आएगी, कोई इसे बंद करना चाहेगा भी नहीं, और युद्ध जो है अगले 2-3 दिन में रुक जाए, हर कोई यही चाहेगा। लेकिन इस 1 हफ्ते के युद्ध के दौरान ही सही सबने अपने हथियार का प्रदर्शन कर दिया, और किस में कितना दम है ये भी लगभग सामने निकल कर आ रहा है। और एक बात शुरू में जो उठा था कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, ख़त्म करना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए अगली बार जब भी युद्ध करे कोई देश इसका ध्यान रखे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।